So now classification for management decision. हमारे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमारा क्लासिफिकेशन एज पर और रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। तो मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्जिनल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना। ये मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? इट्स अ सम और द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। इट्स एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सारा वेरिएबल कॉस्ट को क्लब करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सो इन अनदर वर्ड, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? द अमाउंट रिक्वायर्ड इन मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस। तो डीएम इज डायरेक्ट मटेरियल, डीडब्ल्यू इज डायरेक्ट वेजेस एंड डी इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों की टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, हमारा डायरेक्ट कॉस्ट तीन होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनकी टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, इससे हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। और ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग और डिटेल में करेंगे। ये डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर्स है, हमें कुछ डिसाइड करना है फ्यूचर के लिए प्राइसिंग, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका नाम में अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी जो हम लोग ग्रैब करना चाहते हैं और कभी कभी छूट जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमने जो छोड़ दिया अल्टरनेटिव था, अल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर। हमने जो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, हमसे जो अपॉर्चुनिटी छूट गया, उसका जो कॉस्ट है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अदर देन द प्रेजेंट वन। हम दो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे पास दो चॉइस थे। मशीन ए को मैं एम्प्लॉयड करता हूँ तो मुझे 60,000 का प्रॉफिट होगा, और मशीन बी को मैं एम्प्लॉयड करूँ, मशीन बी को यूज करूँ तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो मैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए मशीन ए को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मशीन बी से मिलने वाला 50,000 का अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया। दिस इज हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए एक एग्जांपल दिया है, like opportunity cost is considered for selection of a project और एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस में से जो सिलेक्शन है उस पे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड होता है। नाउ अ मशीन इज करंटली बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट बी बनाने से, बी बनाने के लिए आपने मशीन को एम्प्लॉयड किया। आपकी मशीन में अलग अलग यूनिट प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट बी बना रहे। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्यू। हम लोग क्यू भी बना सकते थे, विच कैन फेच 60,000 प्रॉफिट। अभी आप पी यूनिट भी बना सकते हो और क्यू भी बना सकते हो, लेकिन आप अभी पी बना रहे हो, आप क्यू नहीं बना रहे हो। क्यू नहीं बना रहे हो मतलब क्यू नाम का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना रहे। सो जिससे 60,000 का प्रॉफिट हो सकता था, तो वो हमें होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वो यूज ऑप्शन सब्सक्राइब नहीं किया, वो ऑप्शन लिया ही नहीं। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन इज 60,000। हमने उस मशीन में पी बनाने के लिए जो किया और क्यू नहीं बनाने का जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से हमने क्यू का जो प्रॉफिट है वो छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 60,000। वो अपॉर्चुनिटी जो हमने लिया नहीं है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, द कॉस्ट ऑफ एन असेट इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट। आज आपके लिए पर्टिकुलर जो लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट मशीनरी है, उसको रिप्लेस करने के लिए आज आपको जो पे करना पड़ेगा, वो आपके लिए मार्केट में जितने भी गिरने वाला है, दैट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपका पहले वाला यूनिट निकाल के नया वाला मशीन डालने के लिए आपको जो कॉस्ट होगी। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट और मशीन in consideration of maintenance cost of the existing one and its productive capacity। होता क्या है, हमारा 10 साल मशीन चलने के बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये अगर हमें मालूम होगा तो हम लोग उस मशीन का 10 साल तक का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में सोचेंगे, और 10वें साल के बाद जब हम लोग उसको स्क्रैप में, सैलवेज में, भंगार में बेचेंगे, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा,
वो हमारे नए मशीनरी की कॉस्ट के साथ कंपेंसेट करके हम लोग फाइनल कॉस्ट निकालना चाहिए. So this is how we can classify the management decision cost: marginal cost, opportunity cost, replacement cost. Addition to that, imputed cost. अभी next part क्या है? Fourth one is imputed cost. Imputed मतलब we can say it's hypothetical or notional or I can say artificial. जो होता नहीं है, हम लोग इमेजिन करते हैं, जो एक्चुअल में कैश गोल नहीं होता है, हमारे लिए कैश आउटफ्लो होता नहीं है. So according to cost accounting standard 1, imputed cost is a hypothetical or notional cost not involve any actual cash payment. हमारा कुछ भी कैश बाहर नहीं जाएगा. Computed only for the purpose of decision making. हमें सिर्फ डिसीजन लेना है, हम लोग हमारे लिए कॉस्ट अज्यूम करना चाहते हैं, इसलिए उसको कंसीडर करते हैं. डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको लिया जाता है, अदरवाइज एक्चुअल में कोई पैसा नहीं जाता है. इनपुटेड कॉस्ट आर्टिफिशियल और नोशनल कॉस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में दिया है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल पेमेंट तो नहीं है, ओनर का है वो. और रेंट ऑन ओन प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी में हम लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो भले हमारे लिए कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं उसी प्रीमाइसेस को अगर हम लोग किसी और से रेंट पे लेके तो सो एंड सो अमाउंट का रेंट हमें बियर करना पड़ता है. तो उस अमाउंट को हम लोग डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करेंगे कि भैया मेरा कॉस्ट, चीज बनाने का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, तो उसमें मैं वो रेंट कंसीडर करूंगा जो कि मैं एक्चुअल में पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा ओन प्रीमाइसेस है. So we must understand this concept कि decision making के लिए उसको consider किया जाता है, only for the purpose of decision making. Okay, so in many aspects they are similar to opportunity cost. These are used for the purpose of decision making by the management. Example in evaluation of project or expansion plans and so on. अगर हम लोग कोई expansion plan करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो imputed cost काम आता है. क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा कॉस्ट को पकड़ेंगे. हमने अपना वड़ा पाव का गाड़ी लगाया है, तो उस वड़ा पाव की गाड़ी पे हम खुद काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना वेजेस नहीं पकड़ेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल वड़ा कितने रुपए में बन रहा है. तो क्योंकि हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हमें एज ए कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा. एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग पूरा प्रॉफिट खाने वाले हैं, लेकिन हमें उस कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लेना पड़ेगा आर्टिफिशियली और नोशनली, हाइपोथेटिकल. बहुत सारे नाम बताए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. इनपुटेड कॉस्ट के सामने हाइपोथेटिकल, नोशनल और आर्टिफिशियल ये ऑप्शंस आ सकते हैं. तो द कॉस्ट विच इज हाइपोथेटिकल और नोशनल अजम्पशन वाला कॉस्ट है. देन वी आर मूविंग अहेड विद संक कॉस्ट. SUNK, संक. Sunk cost is historical cost. Hello, sunk cost is a historical cost which is incurred, जो हो चुका है. जैसे हमने historical cost में अंडरस्टैंड किया था, ये कर चुके सनम, ऑलरेडी ये खर्चा कर चुके हैं. Sunk in the past and not relevant to the decision making or required to made in the management at present. जो खर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो चुका है, अभी उसका डिसीजन मेकिंग में कोई यूज नहीं होगा एट प्रेजेंट. So that is considered as sunk cost. Sunk cost is a historical cost which is incurred. Sunk is the past and not relevant to the decision requirement to be made by the management at present. Thus, the written down value of machinery, machinery का written down value, machine का depreciation होने के बाद जो WDV बचता है, is an example of sunk cost, which is not relevant for decision making whether to buy or a new machinery for expansion or not. यहाँ पे हमें नया मशीनरी एक्सपेंशन के लिए लेना है कि नहीं लेना है, ये कॉस्ट मैटर ही नहीं करेगा. संक कॉस्ट में हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा. तो संक कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. आउटपुट कितना भी कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉस्ट हो चुका है, ऑलरेडी इनकर्ड. सो यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन में हमने पहले मार्जिनल कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया. मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग अदर देन द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, हमारा एग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सारे वेरिएबल एलिमेंट, सारे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन.
हमारा कौन सा अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गया, वो हमारा कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारा करंट वैल्यू ऑफ इन मार्केट, आज जो मशीनरी आप जो एसेट लेना चाहते हो उसका करंट वैल्यू जो उसको रिप्लेस करने के लिए लगेगा, दैट विल कंसीडर एज रिप्लेसमेंट। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज considered as an hypothetical or notional or artificial cost which is considered for taking only decision, तो decision making के लिए ही उसको यूज किया जाता है, एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं होता। देन द sunk cost which is already incurred, जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसका प्रेजेंट डिसीजन के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, पास्ट में वो कॉस्ट इनकर हो चुकी है। द बेस्ट एग्जांपल इज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी और असेट। देन next cost for the management decision is controllable cost. So controllable cost is the cost cannot be influenced or controlled by the concerned cost centers or responsibility center. Thus, overhead expenses incurred by head office but shared by all branches. देखो क्या होगी, हेड ऑफिस ने खर्चा किया है, लेकिन हेड ऑफिस के पास 10 ब्रांचेस है, तो हेड ऑफिस उस 10 ब्रांचेस के ऊपर वो कॉस्ट डालेगा। एक्चुअली वो ब्रांचेस ने खर्चा नहीं किया, लेकिन हेड ऑफिस ने किया है ना। सो वो इंडिविजुअल ब्रांच के हाथ में वो कंट्रोलेबल नहीं है, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इंडिविजुअल ब्रांचेस। समझ में आ रहा है? सो कंट्रोलेबल कॉस्ट जो ब्रांचेस के लिए कंट्रोलेबल नहीं है, विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय द कंसर्न कॉस्ट सेंटर, उस कॉस्ट सेंटर्स में जहाँ पे ब्रांचेस ने कॉस्ट डाला है उनके हाथ में नहीं है। So the share of such head office expenses borne by each branch is an uncontrollable cost. अभी जो शेयर जो proportionate branches का expenses है, the borne by branches है, that is an uncontrollable cost. So cost may be uncontrollable for a particular cost center, but may be controllable for another cost center or management as a whole. Say for example, जो head office ने cost इनकर्ड कर दिया ब्रांचेस के ऊपर, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है, और जो ब्रांचेस खुद इनकर्ड कर रहे हैं उनका जो शेयर दे रहा है वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, रेंट फॉर फैक्ट्री मे बी बियॉन्ड कंट्रोल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं फैक्ट्री का रेंट कितना देना है, सो बट कैन बी कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बाय नेगोशिएटिंग एक्सेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो उसके मालिक के साथ उसके रेंट के बारे में निगोशिएशन करेगा, उनके लिए वो कंट्रोलेबल है। Thus the controllable cost is relative term depending upon the circumstances. So controllable किसके लिए है, not controllable किसके लिए, uncontrollable किसके लिए, वो circumstances के ऊपर डिपेंड करेगा। Even though the factory का rent फैक्ट्री के ऊपर चार्ज होता है, but वो that cannot be controlled by the factory or the production department. Next, the relevant cost. Relevant is a word related, relationship, जहाँ पे कुछ रिलेवेंस है, कुछ रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, रिलेवेंट कॉस्ट और कॉस्ट रिलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होता है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक इशू, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक इशू के रिलेशन में, ओनली दोज कॉस्ट विच आर रिलेवेंट आर कंसिडर। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए जो रिलेट करता है, जो उसके रिलेशन में है, वही कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे, वो रिलेवेंट कॉस्ट। अ पर्टिकुलर कॉस्ट आइटम मे बी रिलेवेंट इन अ डिसीजन मेकिंग एंड मे बी इररिलेवेंट, may not be relevant in some other decision making situation. So for example, present depreciation cost of machine is relevant in case of decision of its sales, but it irrelevant in case of decision of its replacement. तो रिप्लेसमेंट के लिए उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए सेल करते वक्त उसका डेप्रिसिएशन जितना भी रिलीज होगा, हमारा रिटन डाउन वैल्यू ऑफ कॉस्ट, वो मैटर करेगा। तो रिलेवेंस कैन बी रिलेवेंट कॉस्ट, समटाइम्स इट्स रिलेटेड एंड समटाइम्स इट्स इररिलेवेंट। सो रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट।